Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. Learners, हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है अम्ल वर्षा, जिसकी अंग्रेजी होती है एसिड रेन। तो हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की होती है। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन हमारा प्राप्त होता है। तो इसके पीछे थोड़ा सा भूमिका हम देखने का प्रयास ये करते हैं। जो SO2 होता है H2O से क्रिया करके H2SO3 बनाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हमारे वातावरण में नाना प्रकार की जो मनुष्य क्रिया कर रहा है उसके बदौलत वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ पे जब वर्षा के रूप में H2O प्राप्त होता है अर्थात जल आता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और H2O जो जल होता है वो मिल करके H2SO3 बनाता है। जो H2SO3 होता है यही हमारा अम्ल होता है, लेकिन जब वर्षा के रूप में प्राप्त होता है तो इसी को अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। जो अम्ल वर्षा होता है वह जल के pH मान को कम कर देता है, अर्थात जो जल का pH मान 7 होता है वह उसको कम कर देता है। ये अम्लीय वर्षा जब वर्षा का जल pH मान 5.7 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा कहलाता है। तो जब pH मान जैसे कम होता है, जल का जो pH मान जैसे कम होता है उस दरम्यान हम अम्लीय वर्षा ही कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी वर्षा जल में मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा कुल 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। जो अम्ल वर्षा होती है इसमें 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड का भूमिका होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO के नाम से जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 के नाम से जानते हैं, ये सब भी वर्षा जल में सहायक होते हैं और ये साथ मिलकर के कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि जल के अम्लीय जो जल को अम्लीय बना देता है। अर्थात जो CO होता है और CO2 होता है ये कार्बोनिक अम्ल बना करके जल को अम्लीय बना देते हैं। कुछ स्थानों पर अम्ल वर्षा का pH मान 2.8, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं 2.8 होता है, जबकि जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। अर्थात 7 से घट करके जब जल का pH मान 2.8 होता है और इसमें मुख्य भूमिका हमारा H2SO3 का होता है, तो उस दरम्यान जो वर्षा के रूप में प्राप्त होता है जल, वो हमारा कह सकते हैं अम्लीय वर्षा होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि अम्ल वर्षा से होने वाले प्रभाव कौन कौन से, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो लर्नर्स, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर अम्ल वर्षा का प्रभाव। तो हम चर्चा ये करने वाले हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है क्या उस अम्ल वर्षा का प्रभाव भी पड़ता है। तो 100% दोस्तों इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि हमारे जीव जंतु पेड़ पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो लर्नर्स यहाँ पे देखने का हम प्रयास करते हैं। जो अम्ल वर्षा का प्रभाव के रूप में चर्चा करने वाले हैं, पहला हमारा है पेड़ पौधों पर प्रभाव, दूसरा है जीव जंतुओं पर प्रभाव, जो तीसरा हमारा पदार्थों पर प्रभाव। तो ये हमारे तत्व हैं। 3 पेज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि इन मतलब स्ट्रेटजी के तहत इन पे प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा जो हेडिंग है पेड़ पौधों पर प्रभाव, तो कह रहा है अम्ल वर्षा से पौधे नष्ट हो जाते हैं। जो अम्ल वर्षा होता है इससे पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा पौधों के पत्तियों के भी रंग उड़ जाते हैं तथा पत्तों के क्लोरोफिल की कमी के कारण फसल की बढ़त भी रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अम्ल वर्षा खास करके जो पादप जगत होता है उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है, और इस तरीके से पौधे अपने भोजन नहीं बना पाते क्योंकि ये पत्तियों को प्रभावित करता है, इसका रंग उड़ जाता है, और इस तरीके से देखते हैं क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, इससे जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि और विकास रुक जाता है। अतः कह सकते हैं कि क्लोरोफिल का सीधे प्रभाव हमारा जो पादप जगत है उस पर अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करता है। जो दूसरा हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे होंगे जीव जंतुओं पर प्रभाव। तो जीव जंतुओं के बारे में जो प्रभाव अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं जल में रहने वाले जीव जो होते हैं 4 pH मान के लगभग वर्षा जल को सहन नहीं कर पाते। जो 4 pH मान का जो हमारा जल होता है
फ्रेंड्स उसको जो हमारे कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और सामान्यतः जब सहन नहीं कर पाते तो उन्हें नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कह रहा है सामान्यतः 6 से कम पीएच मान पर कई जैसे कह सकते हैं जो एल्गी होते हैं जैसे कोमल वनस्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो 7 पीएच मान का जो जल होता है मनुष्य पीने के लिए माना जाता है, मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, लेकिन कह रहा जैसे इसका पीएच मान घटता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। यहाँ तक कि जो 6 पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो एल्गी होता है जिसे फंजाई कहती है, जो कोमल वनस्पतियां होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जीव जंतुओं को भी कहीं न कहीं ये प्रभावित करता है कि जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं उनको भी ये नष्ट कर देता है। फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है हमारा देख रहे हैं पदार्थों पर प्रभाव। तो पदार्थों पर प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो देख ले पा रहे हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र क्रियाशील एवं क्षयकारी पदार्थ है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक बहुत क्रियाशील और मतलब नाना के प्रकार से क्या करती है, क्षयकारी होती है, अर्थात नष्ट करने के लिए बहुत प्रभावकारी होती है। कह रहा है इसके प्रभाव से लोहे की सतह पर नीला जैसे FeSO4, कापर की सतह पर हरा जैसे CuSO4, एल्युमिनियम की सतह पर Al2SO4 का होल थ्राइस जम जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा ये अम्ल वर्षा होता है ये ही नहीं वो कई चीज़ों को प्रभावित करता है। पदार्थों पे जो प्रभावित करता है पहला होता है वो लोहे को नीला कर देता है, कापर को हरा कर देता है और एल्युमिनियम को वो सफ़ेद परत की तरह से क्या करता है एक जम जाती है। यह कपड़े, कागज तथा चर्म उत्पादों का रंग उड़ा देता है। या अगर इसको ओपन वातावरण में अगर छोड़ दिया जाए कपड़े, कागज को और चर्म के जितने भी उत्पाद होते हैं तो उनके रंग को उड़ा देता है और उनके सामर्थ्य भी नष्ट कर देता है। अर्थात उनकी जो बंधन क्षमता होती है, जो एक दूसरे के साथ प्रत्येक के घटक एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो सामर्थ्य भी उन तत्वों का खत्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं अम्ल वर्षा से विशेषकर क्षारीय भवन निर्माण सामग्री जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, स्लेट एवं संगमरमर आदि खराब हो जाते हैं। तो ये प्रभाव है इसका, मतलब जो चूना पत्थर होता है, डोलोमाइट के जो स्टील होते हैं, स्लेट होते हैं और जो संगमरमर होता है आदि सब खराब हो जाते हैं। इनकी सतह खुरदरी और कमज़ोर हो जाती हैं जो CaCO3 को यह CaSO4 में बदल देता है। CaCO3 को क्या कहता है CaSO4 में बदल देता है जो जल में घुलनशील हो जाता है। फ्रेंड्स हमें देखते हैं ताज़ा उदाहरण अगर देख लेते हैं इसी पर सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, जो आगरे का जो ताजमहल है उसका कलर भी फीका पड़ने लगा है क्योंकि उसमें अत्यधिक जहाँ पे ये ताजमहल है उसके इर्द गिर्द में नाना प्रकार की कंपनियां, उससे SO2 निकलता है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड निकलता है और वर्षा होने के कारण वह जो कह सकते हैं अम्लीय वर्षा उस ताजमहल की जो सफ़ेदी उस सफ़ेदी को क्या कर रहा है प्रभावित कर रहा है। आज वो पीला पीला नज़र आता है। तो कहीं न कहीं ताजमहल की जो कह सकते हैं कि एक जो सफ़ेदी अगर गुम हुई है तो उसके पीछे रीजन हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल ही है जिसे हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के कार्य प्रभावित हुआ है। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स जो प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, मतलब इस अम्ल वर्षा को रोकने के लिए कौन कौन सी ऐसी जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कार्य करती हैं उनके प्रयास को हम देखने का प्रयास करेंगे, किस किस तरीके से प्रयास किए गए हैं। हाँ फ्रेंड्स इस पेज पे हम देख रहे हैं जो हेडिंग ये लिखा हुआ है प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, अर्थात जो प्रकृति में नाना प्रकार की अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, खास करके अगर हम बात देखते हैं तो अम्ल वर्षा को लेकर के हम यहाँ पे करते हैं। तो इसके प्रति जो हम अम्ल वर्षा से बच सकें, कई प्रकार की जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं उससे हम बच सकें, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, हम इस प्रयास के बारे में अलग अलग जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं इसके पीछे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहली हेडिंग के तहत फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे लिखा है UNEP, अर्थात इसका अगर देखते हैं फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी हिंदी की अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भी सराहनीय प्रयास है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती है। बताया इन्हें वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से ओजोन परत की सुरक्षा पर एक विश्वव्यापी योजना हेतु वाशिंगटन में 32 देशों का संगठन बुलाया गया। 1977 में जो हमारा था
UNEP इन्होंने 1977 में 32 देशों को एक जगह बुलाया और बुला करके यह जो हमारा जो अम्ल वर्षा था, ओजोन परत का जो क्षरण होता है, उस पर लेकर के इसको डिस्कशन किया और इस तरीके से तमाम तरह से इस पर निर्णय लिए गए जो काफ़ी सराहनीय रहा। जो हम दूसरा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में विश्व के 27 औद्योगिक देशों को स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन परत की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की चर्चा कर रहा है, इसमें 27 औद्योगिक जो देश थे उनको इस स्ट्रेटोस्फीयर को सुरक्षित रखने के लिए ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर कह सकते सहमति पत्र बना, जिस पर प्रत्येक लोगों ने 27 देश से जो लोग आए थे उस 27 देश के लोगों ने इस पर सहमति करके दस्तखत किया। कह रहा है इस सहमति पत्र पर, इसी सहमति पत्र को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। हम अलग अलग बिंदुओं पे फ्रेंड्स हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसमें जो 27 देश मिले औद्योगिक देश पे क्या क्या सहमति देती। तो पहला कह रहा है ओजोन नष्ट करने वाले पदार्थों को बदल देना, अर्थात पहला निर्णय यही लिया गया कि जो हमारा O3 है अर्थात ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को हम बदल दें। तो पहला ही, अब तो समझ रहे होंगे कि सबसे अधिक जो प्रभावित हमारा होता है ओजोन हमारा क्या है, CFC की तरफ कहीं कहीं इंडिकेशन था उसका। जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रोटोकॉल के तहत पहला था, पहले में अब हम दूसरी की चर्चा ये करने चल रहे हैं, CFC के स्थान पर अन्य पदार्थों के प्रयोग में विकासशील देशों की सहायता करना। अर्थात कुछ ऐसे देश हैं जो CFC का उत्पादन कर रहे हैं तो उनको हम कुछ ऐसे सहायता करें कि वो CFC जो उत्पादन हो रहा है उसका उत्पादन ना करें, जिससे हम क्या करेंगे, ओजोन परत को बचाने में सफल होंगे। इसी मॉन्ट्रियल में जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, जरा देखने का प्रयास करते हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का उत्पादन में कमी करना। अर्थात कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब हम बनाते हैं, चाहे जब उसका यूज़ करते हैं तो उसमें अत्यधिक पैमाने पे ओजोन परत को क्षरण करने वाले कुछ ऐसे तत्व होते आ जाते हैं। जैसे हम फ्रिज यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी CFC निकलता है, तमाम सारे ऐसे एयर कंडीशन यूज़ करते हैं उससे भी CFC। तो ऐसे पदार्थों का, ऐसे कह सकते उपकरणों का उपयोग पर ध्यान दे करके ही उसका प्रयोग किया जाए ताकि उससे अत्यधिक बड़े पैमाने पर जो हमारा ओजोन परत का क्षरण होता है ओजोन परत का क्षरण होने से रुक सके। फ्रेंड्स इसमें एक चर्चा के रूप में हम बात कहना चाह रहे हैं, अब कुल वर्तमान समय तक की बात कर रहा, अब तक कुल 175 से अधिक देश इस सहमति पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। कितने? अर्थात मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था इस पे वर्तमान समय में 175 देश इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं कि इस तरीके से मतलब जो हमारा पर्यावरण को बचाने के प्रयास है उसमें 177 देश सामने आए हैं। कह रहा है भारत ने 17 दिसंबर 1952 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब? फ्रेंड्स याद करने वाला मेमोरेबल पॉइंट है यहाँ पर, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो भारत ने हस्ताक्षर किया 17 सितंबर 1992 को भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स आगे बताने का हम प्रयास करते हैं। वर्ष 1987 में प्रत्येक वर्ष 5 जून को 1987 से ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 5 जून को जो हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत डिसीजन लिए तो उसी से 1887 से ही हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रूप में बना रहे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वाले पेज पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें जो लिखा है टोरंटो सम्मेलन भी एक हुआ था। कह रहा है कनाडा के टोरंटो सिटी में जून 1988 में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें 2005 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जित करने में 20% की कमी करने का निर्णय लिया गया। अर्थात टोरंटो में जो निर्णय एक समिति बुलाई गई 1988 में वह ये कहा गया कि 2005 तक प्रत्येक जो देश हैं वो क्या करेंगे 20%
अपने कार्बन उत्सर्जन में जो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन 20% की कमी करेंगे, यह निर्णय लिया गया था। परंतु इसके अनुपालन में अनेक व्यवहारिक समस्याएं, अर्थात निर्णय तो लिया गया 20% प्रत्येक देश 2005 तक इसका पालन करेंगे और 20% क्या करेंगे, CO2 कम उत्पादित करेंगे, और इस तरीके से यह सहमति बनी की बनी रह गई, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाया। अर्थात कह सकते हैं कि टोरंटो जो सम्मेलन रहा उसका प्रयास कुछ ठीक नहीं रहा। एक और यहाँ पे देखते हैं लिखा है फ्रेंड्स, ऊपर चर्चा करते हैं यहाँ पर भू शिखर सम्मेलन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे भू शिखर सम्मेलन, जो भू शिखर सम्मेलन था इसमें चर्चा करते हैं। कह रहा है भू शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में पर्यावरण पर ब्राजील में रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। जो भू शिखर सम्मेलन था जो ब्राजील में रियो डी जेनेरो एक स्थान था, वहाँ पे स्थापित आयोजित किया गया, इसे ही भू शिखर सम्मेलन कहते हैं। इस भू शिखर सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर विचार किया गया था। अर्थात भू शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी हम कम ही मात्रा में हम क्या करें, ग्रीन हाउस गैस को बचाएं, कम करें, उस पर यह विचार किया गया था। इसका भी एक काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। फिर फ्रेंड्स अगले वाले हेडिंग को देखते हैं, पांचवा जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं तो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इसमें सभी देशों द्वारा तय किया गया कि वर्ष 2008 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने में 1990 के स्तर से 5% की कमी अवश्य की जाएगी। तो यहाँ पे ये चर्चा लिया गया कि इतना क्योटो प्रोटोकॉल के तहत हम इतना 5% की क्या कर सकते हैं, जो हमारा उत्सर्जन है ग्रीन हाउस प्रभाव का, उसको हम कम करेंगे। 90 के दशक की तरह से हम इसको लेके जाएंगे 5% कम करके। लेकिन हुआ कितना वो भी देख रहे हैं। जो छठवां है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं जो मराकस, जैसे लिखा है स्क्रीन पे देख रहे हैं, मराकस सम्मेलन। मराकस सम्मेलन भी एक हुआ था जिसमें चर्चा लिया गया था। जो मोरक्को में मराकस शहर, अर्थात मोरक्को एक देश है जहाँ पर मराकस एक शहर है, उसमें वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि को रोकने के लिए 2001 में बनाई गई थी आचार संहिता पर 165 देशों ने सहमति जताई थी। अर्थात मराकस में जो निर्णय लिया गया था, जो मोरक्को में एक शहर है, उसमें 2001 तक ये निर्णय लिया गया था कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग से हम जो समस्याएं झेल रहे हैं, यह 165 देशों ने इस पर समर्थन किया और हस्ताक्षर किया। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये नाना प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। इसी में हम देखते हैं सितंबर 1998 मॉन्ट्रियल कनाडा में 47 देशों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें CFC का हैल्सन के उत्पादन पर 15 वर्ष से पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। अर्थात ये 15 वर्ष से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से तमाम ऐसे विश्व लेवल पर जो ऐसी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की मतलब जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं CFC को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, कह सकते हैं कि जो हमारा अम्लीय वर्षा को लेकर के, तमाम सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, इसको कम करने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर।